Hello, ladies and gentlemen. Welcome to my channel Code Pro Career. मेरा नाम है देवाशीष कुमार और ये है आपका कंप्यूटर नेटवर्क का क्लास 2। इसे आप पार्ट 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हुआ है तो पार्ट 1 का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये पूरा पूरा कंप्यूटर अवेयरनेस का प्लेलिस्ट है। आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क और स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स में जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं वो सारे सिलेबस को मैं कवर्स करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को भी। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ाई किया था। आज अभी इस टॉपिक पे हम लोग पढ़ाई करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसके डिजाइनिंग के लिए फैक्टर्स ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर है आपका बैंडविथ। बैंडविथ आप लोगों ने सुना होगा अपने डेली यूजेस में। बैंडविथ का असली में अर्थ होता है कि कोई भी डेटा को जो मीडियम मिला हुआ है ट्रांसमिशन के लिए, तो वो कितना फास्ट है, कितना इफिशिएंट है। आप लोगों को पता है जैसे रोड में गाड़ियां चलती है, तो अगर रोड 1 लेन रोड है तो उसमें ज्यादा गाड़ियां नहीं चल सकती है। अगर 2 लेन रोड है तो उसमें गाड़ियां आ सकती है, जा सकती है। डुअल साइड ट्रांसमिशन हो सकता है और सीमलेसली ट्रांसमिशन हो सकती है। अगर 4 लेन या 6 लेन रोड है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां चल सकती है। सेम आप बैंडविथ को भी उसी तरह से समझ सकते हैं। बैंडविथ एक ऐसा कंडीशन है जो कि कांस्टेंट रहता है। जितना ज्यादा बैंडविथ होगा मीडियम का, उतना ही ज्यादा फास्ट डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है और उतना ही ज्यादा डेटा ट्रांसमिशन एक साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल टॉपिक थी। नेक्स्ट आपका ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, अगर पेयरमेंट होता तो मतलब सही से जुड़ गया है, इम्पेयरमेंट मतलब सही से ना जुड़ा हो। तो ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट का मतलब होता है, ये तब होता है जबकि अलग टाइप का सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया और जो है ट्रांसमिशन के बाद जो हमें सिग्नल चाहिए था वो हमें नहीं मिला। ये तब होता है जब आपको जो सिग्नल मिला है वो डिफरेंट सिग्नल है, जो आपको चाहिए था उसके विपरीत है, कोई दूसरा ही सिग्नल आपको मिल गया हो। थर्ड आपका फैक्टर है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस उस प्रोसेस को कहते हैं जब कोई सिग्नल ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसमिशन हुआ है, लेकिन वो डिस्टर्ब सिग्नल है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, कोई भी सिग्नल में जो आप लोग को आया हुआ है, आप लोग को जो भी कम्युनिकेशन मीडियम से जो भी सिग्नल आया हुआ है उसमें अनडिजायर्ड सिग्नल भी मिल चुका है। अनडिजायर्ड मतलब जो सिग्नल आपको नहीं चाहिए था। इंटरफेरेंस में आपको जो सिग्नल चाहिए होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि कोई दूसरा सिग्नल उसके साथ मिक्स हो चुका है। इम्पेयरमेंट के 3 कारण है। इम्पेयरमेंट 3 कारणों से होती है। सबसे पहले होता है एटेंनुएशन। इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी। आप लोग को पता है कि कोई भी सिग्नल जो किसी ने अगर सेंड किया है तो वो काफी दूर से आता है, तो जितने दूरी ट्रेवल करके सिग्नल आ रही होती है उतना ही ज्यादा वो सिग्नल वीक होते जाता है और उस सिग्नल का जो एनर्जी है वो लॉस होता है। तो एटेंनुएशन ना हो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एम्पलीफायर्स का। एम्पलीफायर आप लोगों ने नाम सुना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका सिग्नल है, ठीक है, ये आ रही है। अब क्या है कि ये सिग्नल वीक हो गई है। अब इस सिग्नल को फिर ओरिजिनली जैसा सिग्नल का फॉर्म था, स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, उसी तरह से बनाने के लिए बीच में एक एम्पलीफायर लगाया जाता है। ये इस सिग्नल को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देता है और आगे भेजा जाता है स्ट्रॉन्ग सिग्नल को। तो एम्पलीफायर्स सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। नेक्स्ट आपका रीजन है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि सिग्नल का जो फॉर्म होता है, सपोज कि ये सिग्नल आ रहा है तो इसका फॉर्म को
इसके सिग्नल के फॉर्म को चेंज कर दिया जाता है। किसी कारणवश अगर वो चेंज हो गया हो तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्टॉर्शन आया हुआ है। क्योंकि एक सिग्नल एक फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल करती है और बीच में कोई भी हर्डल्स आने की वजह से वो उसका जो सिग्नल का फॉर्म है वो चेंज हो सकता है। तो हर एक फ्रीक्वेंसी जो है उसका एक प्रोपोगेशन स्पीड होता है और किसी भी डिले की वजह से उसका फॉर्म चेंज हो सकता है जिससे कि वो फाइनल डेस्टिनेशन में लेट से आए। इससे डिस्टॉर्शन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉइज। नॉइज में क्या होता है कि सपोज कि यही सिग्नल है, इसके साथ कोई दूसरा सिग्नल जो है वो मिक्स हो चुका है, अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो चुका है आपके डिजायर्ड सिग्नल के साथ, तो उसे नॉइज कहते हैं। सपोज कि ये आपका सिग्नल था, ये सिग्नल आपको चाहिए था, ये रेड कलर वाला, अब इसके साथ मैंने ग्रीन सिग्नल भी कोई दूसरा सिग्नल इसके साथ मिक्स हो चुका है, तो ये ग्रीन सिग्नल जो है इसको आप नॉइज कह सकते हैं। तो नॉइज भी रिमूव किया जाता है। नॉइज को रिमूव करने के लिए हम लोग एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के जो नॉइज है उसको हम लोग डिजायर्ड सिग्नल से रिमूव कर देते हैं। नॉइज की वजह से बहुत बार क्रॉस टॉक होता है। नॉइज काफी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे इंड्यूस्ड नॉइज, क्रॉस टॉक नॉइज होता है, थर्मल नॉइज भी होता है, इम्पल्सिव नॉइज भी होता है, जिसकी वजह से सिग्नल जो है करप्ट हो जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कनेक्शन इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर के नेटवर्क में क्या क्या टाइप का कनेक्शन होता है। तो मेनली आपके दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक होता है मल्टी पॉइंट और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट। एकदम सिंपल टॉपिक है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में अगर वो नेटवर्क में है तो ये दो ही तरह से हो सकता है, अगर वो नेटवर्क में है। ऐसे अगर सिंगल स्टैंड अलोन कंप्यूटर है तब तो उसमें कोई भी टाइप का कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर वो कनेक्शन में है तो वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो मल्टी पॉइंट या तो पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब होता है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और एक वर्क स्टेशन है, ठीक है, और इन दोनों को ही सिर्फ आपस में लिंक कर दिया गया है। सिर्फ दो डिवाइसेस के बीच में अगर लिंक है तो उसे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कहेंगे। पॉइंट टू पॉइंट जो होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत ही सिंपल होता है और इफिशियंट है डायरेक्ट कनेक्शन के लिए। इसे हम लोग हमेशा यूज करते हैं जब डेडिकेटेड कनेक्शन बनाना हो और सिक्योर पर्पस के लिए, कि हाँ इन दोनों ही कंप्यूटर के बीच में सिक्योरली कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा और बाहर कहीं भी डेटा लीक नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी खासियत कि ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड देता है, क्योंकि सिर्फ दो ही कनेक्शन में नोड्स है, सिर्फ दो ही डिवाइसेस है, ठीक है। इसका एग्जांपल है इंटरनेट केबल से दो कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आपका कनेक्शन टाइप है वो है मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट को हम लोग पॉइंट टू मल्टी पॉइंट भी कहते हैं। इसमें क्या है कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और इस मेन फ्रेम कंप्यूटर से लिंक किया हो रहता है मल्टीपल नोड्स। हर एक कंप्यूटर को हम लोग नोड कहेंगे, ठीक है। और ये मेन फ्रेम, इसको हम लोग सर्वर कहेंगे, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो मल्टी पॉइंट में क्या है कि मल्टीपल डिवाइसेस आपस में लिंक होते हैं। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब काफी ज्यादा कनेक्शंस नहीं बनाना पड़ता है। अगर हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए अगर हम लोग मल्टी पॉइंट बना दे, एक सर्वर रखे, तो सिर्फ एक सर्वर का खर्चा आता है और बाकी नोड्स में आपका कम खर्चा आता है, ठीक है। जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, जिससे काफी सारे अलग अलग डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक शेयर्ड मीडियम को यूज करके, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है उसको ब्रॉडकास्ट भी किया जा सकता है हर एक कनेक्टेड डिवाइस के साथ। एग्जाम्पल के रूप में लैन को आप ले सकते हैं, जिससे हम लोग इंटरनेट ईथरनेट केबल से हम लोगों ने कनेक्शन की हुई है, तो ये अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे, जो कि बेस्ड है साइज, पर्पस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क को हम लोग तीन तरह से, सॉरी, दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से पैन, लैन, मैन, वैन ये सब आती है, ठीक है। और दूसरा पर्पस के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से वो मैं इसके बाद बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग साइज के हिसाब से जो कंप्यूटर के नेटवर्क का अलग अलग डिवीजन किया गया उसे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टाइप है पर्सनल एरिया नेटवर्क।
पर्सनल एरिया नेटवर्क एक सिंपल स्मॉल छोटा सा पर्सनल नेटवर्क होता है कंप्यूटर और डिवाइसेस का। जैसे कि मेरा ये कंप्यूटर यहाँ पे रखी हुई है, इसके साथ मैंने ये पेन, ये जो वर्ड पैड, ये जो पैड है मेरे पास, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है। मेरे कुछ ब्लूटूथ डिवाइसेस है, ये माइक जो है ये ब्लूटूथ अगर है तो ये एक नेटवर्क बनी हुई है। मेरा फोन भी अगर लैपटॉप से कनेक्टेड है तो मेरा ये पर्सनल, मेरे नेटवर्क में ये सारी चीजें डिवाइसेस कनेक्टेड है, तो इसे हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ब्लूटूथ का नेटवर्क हो गया, इंफ्रारेड नेटवर्क हो गया, ये सारे आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क ही है। दूसरा आपका है लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें एक लिमिटेड एरिया, जैसे कि एक घर हो गया, ऑफिस हो गया, कैंपस हो गया, तो उसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। जैसे घर पे अगर आपका वाईफाई लगी हुई है और घर में 5 लोग उस वाईफाई को यूज कर रहे हैं तो वो लैन में ही गिना जाएगा। ठीक है। होम लैन या फिर कोई ऑफिस, एक ऑफिस अगर खुली हुई है, उस ऑफिस में हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसे हम लोग लैन में ही काउंट करेंगे। थर्ड आपका है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये आपका काफी बड़ा लार्ज ग्राफिकल एरिया को लेता है। जैसे कि एक सिटी या फिर एक कंट्री या फिर इवन ग्लोबल कनेक्शंस जो है वो सारे के सारे आपका वाइड एरिया नेटवर्क में ही आता है। मेनली आपका लैन, वैन और मैन होता है। ठीक है। तो वैन में आपका जो भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो वो वैन का ही एक एग्जांपल है। या फिर कॉर्पोरेट वैन। कॉर्पोरेट, आप लोग को पता है कि बड़े बड़े कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस हो गए, एसेंचर हो गए, या फिर आपके रिलायंस हो गए, इनके कई अलग अलग जगह पे ऑफिस है। यहाँ तक कि आपके बैंक, एसबीआई बैंक, आईडीएफसी बैंक, ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक, इनके ऑल ओवर वर्ल्ड में काफी सारे ऑफिसेस खुली हुई है और हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो वो भी आपका वैन नेटवर्क का ही एक एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि एक सिटी, टिपिकली एक सिटी अगर है, एक शहर में अगर कोई नेटवर्क फैली हुई है, सिर्फ एक शहर भर में ही है, तो उसे हम लोग मेट्रोपॉलिटन कहा जाता है। ठीक है। जैसे कि कोई वाईफाई चैनल एक पूरे शहर में बिछा हुआ है, या फिर पहले आया करता था ना डिस कनेक्शन लाइन, जो एक शहर में होता था, जो तार आया करता था टीवी कनेक्शंस के लिए, वो भी मैन का ही एग्जांपल था। अगर एक शहर भर में ही सिर्फ एक नेटवर्क फैली हुई है तो उसे हम लोग मैन का नाम दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ आपका टाइप है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क ये एक सब कैटेगरी आप कह सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई भी स्टोरेज को शेयर किया जा रहा है, कहीं पे कोई डेटा सेंटर है, कोई सेंटर है जहाँ पे काफी सारे स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क और एसएसडी लगे हुए हैं, और उसके स्टोरेज को अगर कोई यूज कर रहा है तो वो सैन का एग्जांपल है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। काफी हाई स्पीड, कैपेसिटी, हाई स्टोरेज यूज किया जाता है डेटा सेंटर्स में, तो जो भी डेटा सेंटर्स है वो आपका सैन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका वीपीएन। वीपीएन आप लोगों ने नाम बहुत बार सुना होगा। उसका मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में क्या होता है कि आपके कंप्यूटर में कोई भी कनेक्शन अगर बनाया गया है तो वो रिमोट कनेक्शन है, उसमें इंक्रिप्शन यूज किया गया है। आप लोगों को कोई पता होगा, कई सारे वेबसाइट्स जो नहीं खुल सकते आप लोग वीपीएन लगा के खोलते हैं। कई सारे अलग अलग तरह के वेबसाइट है, अच्छे वेबसाइट भी है, खराब वेबसाइट भी है। तो वीपीएन यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टेम्पोरेरी कनेक्शन, रिमोट कनेक्शन बनाते हैं, ताकि हम लोग कोई भी साइट को यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी रिमोट एक्सेस वीपीएन में कोई भी कंपनी है, ठीक है, सपोज आपका एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो चाहता है कि हर एक ऑफिस में उसका कंप्यूटर तो हो, लेकिन डेटा जो है उस कंप्यूटर, हर एक ऑफिस के कंप्यूटर में स्टोर ना रहे, और जो भी डेटा रहे, जो भी कंप्यूटर में लोग यूज कर रहे हैं, वो कंप्यूटर एक तरह से क्लाउड कंप्यूटर यूज करें। मतलब असल में वो कंप्यूटर किसी और नेटवर्क में चल रहा है और उस कंप्यूटर को हम लोग सिर्फ ऑपरेट कर रहे हैं एक ऑफिस में बैठ के।
इस नेटवर्क में इंक्रिप्शन का यूज किया जाता है ताकि एक सिक्योर कनेक्शन बनाया जा सके और बीच में कोई भी डेटा ब्रीच ना कर पाए, कोई डेटा चोरी ना कर पाए। तो इसलिए हम लोग वीपीएन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे कि लाइब्रेरी में आप जानते हैं कि वाईफाई कनेक्शन होता है, यूनिवर्सिटी में वाईफाई कनेक्शन होता है, या फिर कोई भी कैंपस, वो एक ऑफिस का भी कैंपस हो सकता है, कॉलेज इंस्टीट्यूशन का भी कैंपस हो सकता है। उस कैंपस भर में जो भी कनेक्शंस, जो भी कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड हैं, वो सारे आपका कैंपस एरिया नेटवर्क में आएंगे। इसे आप लोग लैन भी कह सकते हैं। ये कैंपस एरिया नेटवर्क एक टाइप से लैन का ही सब कैटेगरी आप इसको कह सकते हैं। तो सब कैटेगरी के साथ मिला के हम लोग के 7 कैटेगरीज हो जाते हैं आपके कंप्यूटर नेटवर्क के। कैंपस एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हम लोग आर्किटेक्चर के हिसाब से टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आर्किटेक्चर के हिसाब से आपके मेनली 2 टाइप के आर्किटेक्चर है और फिर हाइब्रिड आ जाएगा इसका। तो सबसे पहला है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, कोई भी सर्वर जिसमें सिर्फ 2 कनेक्शन बनाए हुए हो, एक तो हो क्लाइंट का और एक सर्वर का। सपोज कि ये एक सर्वर है और इसके कई सारे क्लाइंट्स हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 कंप्यूटर है, 1 2 3 4, और ये सब इसके क्लाइंट है, ठीक है। ये सर्वर से क्लाइंट कनेक्टेड है, सर्वर में मेन डेटा स्टोर किया हुआ है और ये क्लाइंट्स जो है उस डेटा को यूज कर रहे हैं। तो जहां पे सिर्फ एक कंप्यूटर, ये क्लाइंट कंप्यूटर है और बाकी सब, सॉरी, जहाँ पे सिर्फ एक सर्वर होता है और बाकी सब क्लाइंट कंप्यूटर्स होता है, तो उसे हम लोग सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। इसमें क्या है कि ये अपना भूमिका चेंज नहीं कर सकता है। सर्वर कंप्यूटर हमेशा सर्वर कंप्यूटर ही रहेगा और क्लाइंट हमेशा क्लाइंट ही रहेगा, वो कभी सर्वर नहीं बन सकता है। तो इस टाइप के आर्किटेक्चर को हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कैफे में गए तो कैफे का ओनर के पास एक कंप्यूटर होता है जिससे वो बाकी कैफे के 5-6 कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। तो जो कैफे का ओनर है सिर्फ वही बाकी कंप्यूटर्स को कंट्रोल कर सकता है। आप अगर उस कैफे में कोई कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हो तो आप उस ओनर के कंप्यूटर को कंट्रोल नहीं कर पाइएगा। तो यही डिफरेंस होता है क्लाइंट और एक सर्वर में। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक वेबसाइट खोले हैं, ठीक है, कोई एक सर्वर का, कोई एक सर्वर, एक वेबसाइट है, आपने उसको खोला है तो आप उससे डेटा को ले सकते हैं। सपोज कि आपने आईबीपीएस का वेबसाइट खोला हुआ है, आप उससे डेटा ले पा रहे हैं लेकिन आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्लाइंट हुए। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है वेब ब्राउजर और वेब सर्वर। ये सारे के सारे ब्राउजर क्लाइंट्स होते हैं। जो भी आप गूगल क्रोम यूज करते हैं, फायरफॉक्स यूज करते हैं, ये सारे के सारे आपके क्लाइंट्स हैं। ईमेल सर्वर, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि ईमेल आ रहा है और आप ईमेल भेज भी रहे हैं। तो अगर कोई ईमेल का सर्वर और क्लाइंट है तो उसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक ऐसा सर्वर जो कि ईमेल भेज रहा है और एक दूसरा क्लाइंट जो कि ईमेल्स को रिसीव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जीमेल खोलते हैं, ठीक है, आपने जीमेल का वेबसाइट खोला, वो जीमेल में जो भी मेल्स हैं वो आपका गूगल के क्लाउड में सेव है, आप सिर्फ देख पा रहे हो उसको। तो सर्वर जो है वो मेल्स को हैंडल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, अपने पास स्टोर करके रख रहा है ईमेल्स को। जबकि आप क्लाइंट है, आपने उस मेल को सिर्फ सेंड किया और आप रिसीव कर पा रहे हैं, उसको आप सेव नहीं कर पा रहे अपने पास। आप खुद ही बताइए, आप जीमेल खोलते तो क्या आप उस मेल को अपने कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं? नहीं। आप मल्टीपल डिवाइसेस में जीमेल खोलते हो और मल्टीपल डिवाइसेस में आप उस मेल को एक्सेस कर पाते हैं, क्योंकि वो मेल जो है सर्वर में लोडेड है, जीमेल का सर्वर में। तो जीमेल जो हो गया वो सर्वर है, आपका मोबाइल जो है वो क्लाइंट हो गया। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट आ जाता है टाइप पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल आर्किटेक्चर है। यहाँ पे हर एक कंप्यूटर क्लाइंट भी है और हर एक कंप्यूटर आपका सर्वर भी है।
इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, कोई एक कंप्यूटर के पास सारे कंप्यूटर्स का एक्सेस नहीं है। ये स्मॉल नेटवर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होता है। जैसे कि अगर आपको 2 फ़ोन्स के बीच में फाइल्स शेयर करना है, या फिर टॉरेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि टॉरेंट से फाइल डाउनलोड किया जाता है। तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम्पल है फाइल शेयरिंग नेटवर्क्स का। ये सारे आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क है। हर एक डिवाइस, हर एक नोड आपका क्लाइंट भी है, हर एक नोड आपका सर्वर भी है। होम नेटवर्क में जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, और होम नेटवर्क में आपके जितने कंप्यूटर्स हैं, ये सारे के सारे आपके पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिड आर्किटेक्चर का। हाइब्रिड आर्किटेक्चर जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें दोनों क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर और पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर दोनों को ही कंबाइन किया जाता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, अलग-अलग रिक्वायरमेंट को ये पूरा कर सकता है, और ये बोथ आपका सेंट्रलाइज्ड सर्विस और डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस दोनों को ही यूज़ कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्लाउड सर्विसेज, ड्रॉपबॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, जिसमें हम लोग फाइल स्टोर करके रखते हैं और सेंट्रल सर्वर में, और फिर उसको एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कॉर्पोरेट नेटवर्क में जैसे बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है और शेयर किया जाता है पीयर टू पीयर कनेक्शन फैसिलिट करने के लिए। लोकल ऑपरेशन में जैसे पीयर टू पीयर किया जाता है, और मेन आपका रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आपका जो है सर्वर और ये क्लाइंट वाला आर्किटेक्चर को यूज किया जाता है। अब फोर्थ है आपका मल्टी टीयर आर्किटेक्चर। मल्टी टीयर आर्किटेक्चर जो है ये थोड़ा सा जटिल आर्किटेक्चर है, जिसमें अलग अलग लेयर्स होते हैं। टीयर का मतलब अलग अलग टीयर्स है, ठीक है। इसमें टिपिकली प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस लेयर में ये सारी चीजें इंक्लूड किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर एक टीयर को अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम दिया जाता है। जैसे कि ये एक आपका सर्वर वाला हो गया, सर्वर क्लाइंट वाला हो गया, तो यहाँ पे एक सर्वर हुआ और यहाँ पे क्लाइंट हो गया। क्लाइंट में फिर अलग अलग टीयर, अलग अलग देख रहे हैं आप, और इसके नीचे और भी लेवल है। तो जैसे इसको क्लाइंट सर्वर बना दिया गया, इसको क्लाइंट सर्वर बना दिया गया, इसको आपको क्लाइंट टू क्लाइंट, सर्वर टू सर्वर, इस टाइप से आपने आर्किटेक्चर को यूज किया है, ठीक है। इसी के अंदर आपका सर्विस टीयर आर्किटेक्चर भी आ जाता है। नेक्स्ट आपका फिफ्थ टाइप है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में एक ऐसा आर्किटेक्चरल पैटर्न बनाया गया है जो कि नेटवर्क के द्वारा आपका हर एक कंपोनेंट जो है प्रोवाइड किया जाता है। सर्विसेज जो है वो लूजली कपल्ड होते हैं और इसको अलग अलग चीजों में यूज किया जा सकता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक आपके हो गए मॉड्यूलर है और स्केलेबल है। बड़े स्केल के लिए आप सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वेब सर्विसेज, सोप, रेस्ट, ये सब बिजनेस के लिए आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को भी आप यूज कर सकते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में। अब हम लोग पढ़ाई करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। नेटवर्क टोपोलॉजी काफी एक इजी टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अलग-अलग कंप्यूटर जो कि अलग-अलग नोड्स कहा जाता है, या लिंक कहिए या फिर डिवाइस कहिए एक कंप्यूटर नेटवर्क में। जैसे अगर एक कंप्यूटर का नेटवर्क है, 4 कंप्यूटर है, ये चारों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो ये एक नेटवर्क में जुड़ी हुई है ना? तो नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है अलग-अलग नोड्स किस तरह से अरेंज किए हुए हैं किसी भी नेटवर्क में, उसे हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। ये डिफाइन करता है कि कंपोनेंट्स जो है एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है और कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अलग अलग टाइप के नेटवर्क टोपोलॉजीज होते हैं जो कि अलग अलग काम को करते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के टोपोलॉजी टोपोलॉजी का जरूरत पड़ती है ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट काम कर सके। कुछ कुछ कॉमन टोपोलॉजी जैसे बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी होता है। सबके अपने अपने एडवांटेजेस भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे हर एक अलग अलग टोपोलॉजीज के बारे में। तो सबसे पहला टोपोलॉजी जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे वो है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। उसके बाद फिर मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और फिर ट्री और हाइब्रिड। तो सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते हैं। इस टोपोलॉजी में दो डिवाइसेस, डिवाइस वन और डिवाइस टू, सिर्फ दो ही डिवाइस होते हैं, ठीक है। और ये लोग दोनों पॉइंट टू पॉइंट मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी एक ऐसा टोपोलॉजी है जिसमें सेंडर और रिसीवर होते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं जिसमें एक नोड जो है वो सेंडर होता है, दूसरा जो है वो रिसीवर होता है।
दूसरा आपका मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या है कि हर एक डिवाइस जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। जैसे ये एक डिवाइस को लीजिए, ये डिवाइस इससे भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक डिवाइस डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसे मेश टोपोलॉजी कहा जाता है। ये जो प्रोटोकॉल यूज करता है वो एडहोक कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज करता है और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यूज करता है। ये याद रखिएगा। मेश टोपोलॉजी में कितने कनेक्शन होंगे ये भी कभी-कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि 6 डिवाइसेस है, तो कितने कनेक्शंस बनेंगे तो उसको 6 को मल्टीप्लाई करना होगा। 6 से जस्ट छोटा कौन होता है 5 और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिएगा। ठीक है? तो ये आपका हो गया 15 कनेक्शंस बनेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा मेश टोपोलॉजी में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने कनेक्शंस इसमें एस्टेब्लिश होंगे। एडवांटेजेस अगर हम लोग देख ले मेश टोपोलॉजी का, तो मेश टोपोलॉजी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होता है, ठीक है, रोबस्ट होता है और इसमें फॉल्ट गलती कहाँ है, कहाँ इशू हुई है, वो ढूंढना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर इन दोनों कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन नहीं हुई है, टूट रही है, तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला तार में ही कुछ इशू हुई है ना? तो हम लोग डायरेक्ट इस वायर को देखेंगे, चेक करेंगे और उसको ठीक करेंगे। इसलिए फॉल्ट कहाँ पे है ये पता लगाना बहुत ही आसान है। इसमें सिक्योरिटी और प्राइवेसी काफी ज्यादा अच्छी होती है। डिसएडवांटेजेस है कि इसका इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि हर एक नोड को, हर एक सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्शन कर किया जाता है। इसका कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होता है और बल्क वायरिंग हो जाता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्टेड किया गया है। इसका कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी हाई होता है। अब हम लोग आ जाते हैं स्टार टोपोलॉजी में। स्टार टोपोलॉजी में बीच में एक हब होता है, हमेशा याद रखिएगा, और ये सेंट्रलाइज्ड हब होता है। ये खुद से बाकी सारे के सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करता है। तो अगर सपोज कि सिस्टम 2 को सिस्टम 3 से कोई डेटा चाहिए, तो वो सिस्टम 3 जो है पहले हब को भेजेगा, फिर हब सिस्टम 2 को डेटा भेजेगा, और इस टाइप से ये कनेक्शन जो है बिल्ड होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में सारे के सारे डिवाइसेस एक सिंगल हब एक से कनेक्टेड होता है, केबल के थ्रू से, तार के थ्रू से। ये हब जो है ये सेंट्रल नोड होता है, जिससे बाकी सारे नोड्स जो है कनेक्टेड होते हैं इस सेंट्रल नोड से। ये जो हब होता है ये पैसिव नेचर में होता है और नॉट एन इंटेलिजेंट ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। ओके, हब दो तरह के होते हैं। अगर वो एक इंटेलिजेंट हब नहीं है तो उसे ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस कहा जाता है, और अगर वो इंटेलिजेंट है तो फिर उसे हम एक्टिव हब कहते हैं। एक्टिव हब जो है उसमें रिपीटर्स होते हैं, और इनका जो कनेक्शन होता है वो कोएक्सियल केबल या फिर RJ45 केबल से होता है। RJ45 केबल्स पहले के जमाने में कंप्यूटर में हुआ करता था। इस टाइप से ये पोर्ट होता था, इसमें तार कनेक्ट किया जाता था। स्टार टोपोलॉजी का काफी अच्छा एग्जांपल है, जैसे आपका इथरनेट लैन केबल हो गया, ठीक है, CSMA हो गया, ये सब आपका स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल्स है। एडवांटेजेस क्या क्या है स्टार टोपोलॉजी का? सबसे पहली बात, अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें n नंबर ऑफ वायर्स ही लगेंगे। अगर 4 डिवाइसेस कनेक्टेड है तो 4 वायर ही लगेगा। ऐसा नहीं कि एक दूसरे से ये लोग भी कनेक्टेड है तो उसमें ज्यादा हो जाता है ना, मेश टोपोलॉजी में जैसे हम लोगों ने देखा। तो हर एक डिवाइस का एक ही पोर्ट होगा और वो सेंट्रलाइज्ड हब से जुड़ेगा। ये रोबोस्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर हब आपका खराब हो गया तो पूरा पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हाँ, लेकिन अगर सिस्टम 2 और हब के बीच में कोई कनेक्शन इशू है तो ये बाकी सिस्टम को कोलैप्स नहीं करेगा। फॉल्ट ढूंढना आसान होता है, अगर सिस्टम 2 ठीक से काम नहीं कर पा रहा, मतलब सिस्टम 2 और हब के बीच में ही इशू है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने कहा कि हब जो है यही पूरा टोपोलॉजी को फेल कर सकता है अगर वो क्रैश हुआ तो। और यहाँ एक एडवांटेज भी देख लीजिए, ये जो है कॉस्ट इफेक्टिव होता है, सस्ता होता है, मेश टोपोलॉजी की तुलना में ये सस्ता होता है, ठीक है। कॉस्ट जो है आपका स्टार टोपोलॉजी का वो हाई होता है, सबसे ज्यादा हाई नहीं होता मिस टोपोलॉजी जैसा, बट हाई होता है। परफॉर्मेंस जो है आपका सिंगल कनेक्ट कॉन्सेंट्रेटर जो कि हब है उसके ऊपर
डिपेंड करता है, हब जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपका नेटवर्क निकाल के देगा। एक कॉमन एग्जांपल है जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, एक ऑफिस में जहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड है, ठीक है। इस टोपोलॉजी का हम लोग यूज़ करते हैं कभी-कभी वायरलेस कनेक्शन में भी, जिसमें एक मेन डिवाइस रहता है, एक हब रहता है, वो बाकी सारे के सारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्टेड रहता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक सिंगल वायर, इसे बैकबोन कोएक्सियल केबल वायर भी कहते हैं, ये सिंगल वायर जाता है और इससे हर एक नोड जो है वो कनेक्टेड रहता है। ये आपका टर्मिनेटर हो गया, ठीक है, और ये आपका नोड्स हो गए। बस टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क का टाइप है जिसमें हर एक कंप्यूटर और हर एक नेटवर्क डिवाइस जो है एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होता है। ये बाय डायरेक्शनल होता है, इसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन होता है और ये एक नॉन रोबस्ट टेक्नोलॉजी है। क्यों ये नॉन रोबस्ट है? क्योंकि अगर इसका मेन बैकबोन फेल हुआ, ये बैकबोन कोएक्सियल केबल अगर ये बीच वाला फेल हुआ, तो पूरा का पूरा टोपोलॉजी आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस ये है कि जितने कनेक्शन, जितने डिवाइसेस होंगे उतने कनेक्शन होंगे, हर एक डिवाइस के लिए एक कनेक्शन। कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज किया जाता है बीच में बस नेटवर्क के लिए, जो मेन बैकबोन हमने कहा उसके लिए, जो कि सपोर्ट करता है आपका 10 एमबीपीएस तक का डेटा, डेटा का स्पीड, ठीक है। कॉस्ट केबल का कम पड़ता है, बाकी टोपोलॉजीज की तुलना में केबल का कॉस्ट कम पड़ता है और ये स्मॉल नेटवर्क में भी बिल्ड हो सकता है। बस टोपोलॉजी काफी ज्यादा फेमिलियर है, अगर हम लोग स्मॉल एरिया में इसको यूज कर रहे हैं तो इसका इंस्टॉलेशन भी काफी ज्यादा इजी है और दिक्कत कहाँ हो रही है वो भी पता लगाना बहुत आसान है। CSMA बहुत ही खास एग्जांपल है बस टोपोलॉजी का। इसके डिसएडवांटेजेस भी है कि अगर इसमें जो बैकबोन आपका बीच वाला सेंट्रलाइज्ड बैकबोन केबल ये खराब हुआ तो फिर आपका पूरा टोपोलॉजी क्रैश हो जाएगा। दूसरी बात कि ये क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा केबलिंग का जरूरत पड़ता है हर एक के लिए, और अगर कॉमन केबल फेल हुआ पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा जो मैंने कहा। अगर नेटवर्क ट्रैफिक हेवी रहा तो फिर आपका कोलिशन हो सकता है। अवॉइड करने के लिए हम लोग मैक लेयर का यूज करते हैं, ठीक है। नया डिवाइस ऐड करने से नेटवर्क स्लो हो जाएगा बस टोपोलॉजी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल बस टोपोलॉजी का ना मैं सिंपल सा ऐसे बताता हूँ, ठीक है। ये मानिए कि ये सेंट्रलाइज्ड वायर गया हुआ है, ठीक है। इसमें कई सारे डिवाइसेस है, एक डिवाइस, दो डिवाइस, तीन डिवाइस, चार डिवाइस, पाँच, ये एक नंबर, दो, तीन, चार, पाँच, छह डिवाइस है, ठीक है। अब मानिए कि डिवाइस ए को डेटा भेजना है, 6 नंबर डिवाइस को डेटा भेजना है, ठीक है। यहाँ पे एक डेटा यहाँ को इसको भेजना है यहाँ पे। अब क्या कि ये डेटा सबसे पहले यहाँ पे जाएगा, 2 से पूछेगा कि आप 6 हो, ये बोलेगा नहीं, फिर वो इसके पास जाएगा। मानिए कि आप जो है डिलीवरी बॉय है, आप एक मोहल्ले में गए हुए हैं और आपको पूछना है कि राम का घर कौन सा है। राम का घर बाहर से देख के समझ में नहीं आ रहा, तो आप हर एक घर पे जाकर नॉक करके पूछेगा कि क्या वो राम का घर है। आप चेक कीजिएगा उसका मैक एड्रेस को कि क्या मैक एड्रेस सेम है उस घर का एड्रेस, आप पूछेगा, ठीक है। 2 नंबर बोला कि नहीं हम तो राम नहीं है, फिर आप 3 से पूछेगा, 4 से पूछेगा, 5 से पूछेगा और फिर जाके आप 6 के पास आइएगा, पूछिएगा कि क्या आप राम का घर है, वो बोलेगा हाँ। तो फिर आप यहाँ पे डेटा को जो है यहाँ पे आप डिलीवर कर सकते हैं। अब क्या है कि जितना ज्यादा डिवाइसेस, सपोज के बीच में आपका 7 नंबर और 8 नंबर भी हो गया, तो यहाँ पे इंक्वायरी टाइम बढ़ गया ना, जिसकी वजह से जितने ज्यादा डिवाइसेस बढ़ेंगे उतना ज्यादा डेटा का स्पीड आपका स्लो डाउन होता रहेगा जितने न्यू डिवाइसेस आएंगे। सिक्योरिटी इसका लो है क्योंकि बीच में कोई भी इस केबल को हैक कर सकता है। एक कॉमन एग्जांपल है जैसे इथरनेट लैन हो गया, कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल से कनेक्शन किया गया है, ठीक है। तो वो हो गया आपका बस टोपोलॉजी। अब आते हैं हम लोग रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इस टाइप से एक रिंग होता है, एक वायर जो कि ऐसे गोल घूम रहा होता है, ठीक है, और हर एक स्टेशन, हर एक नोड जो है इस टाइप से कनेक्टेड रहता है। रिंग टोपोलॉजी में हमेशा ये कनेक्शन जो है ये एक डायरेक्शन में जाते रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेशन 1 ये है और स्टेशन 3 ये है, इसको डेटा भेजना है तो वो इस डायरेक्शन में भेजेगा, स्टेशन 1 जो है 3 को भेजेगा। अगर 4 को भेजना है तो ये इधर ऐसे करके घूम के इधर जाएगा, ठीक है। एक चीज माइनस पॉइंट है कि अगर स्टेशन 1 को स्टेशन 2 में डेटा भेजना है
और वो अगर ऐसे क्लॉकवाइज से जा रहा है, भले स्टेशन 2 अगर ऐसे जाए तो ये जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन क्योंकि इसका कनेक्शन ऐसे नहीं होके ऐसे है, तो इसे स्टेशन 3 से होते हुए 4 से होते हुए फिर 2 में डेटा ड्रॉप करना पड़ेगा। तो ये है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो है, इसमें रिपीटर्स का यूज किया जाता है रिंग टोपोलॉजी में। इसमें काफी सारे अलग अलग डिवाइसेस बीच में लोग कनेक्ट कर सकते हैं, स्टेशंस काफी ज्यादा। और आपके बीच बीच में रिपीटर्स को यूज किया जाता है ताकि जो है आपका डिवाइस से जो डेटा भेजा जा रहा है वो रोबस्ट रहे, और डेटा में कोई होता है ना, फेड ना आए, सिग्नल जो है वो वीक ना हो जाए। ये वन डायरेक्शन होता है, यूनी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, ये सब मैंने बता दिया थ्योरेटिकली। इसको डुअल, हाँ एक और बात, अगर माने कि रिंग टोपोलॉजी, एक और नया एडवांस टाइप का भी रिंग टोपोलॉजी आ गया है। क्या होता है यहाँ पे, डुअल रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। स्टेशन 1 2, ये 2 है, 3 4। इसमें क्या है कि एक कनेक्शन है जो कि इस तरह से घूमता है, इस तरह से जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, अगर 1 से डेटा 2 में भेजना है, 3 में भेजना है, 4 में भेजना है, तो वो इस टाइप से जाएगा। डुअल रिंग टोपोलॉजी जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये है डुअल रिंग टोपोलॉजी। इसमें 2 रिंग होते हैं, और इसमें क्या है कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। अब 1 को अगर 4 को डेटा भेजना है तो वो इसको यूज करेगा, ये वाला पाथ को यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये पाथ ज्यादा क्लोज है, इससे ज्यादा करीब में है। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि डाटा ट्रांसमिशन काफी ज्यादा हाई स्पीड होता है। इसमें कॉलिशन का मात्रा काफी कम होता है, डेटा कॉलिजन नहीं होता है बस टोपोलॉजी की तरह। ये काफी ज्यादा चीप होता है, इसको बड़ा से बड़ा में एक्सपेंड किया जा सकता है, और ये काफी ज्यादा ही लेस कॉस्टली है, सस्ता है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल नोड फेल हो गया तो फिर पूरा फेल हो जाएगा। मतलब ये वायर अगर कट गया कहीं से तो पूरा पूरा कनेक्शन ही टूट जाएगा। समझ रहे हैं आप? ट्रबल शूटिंग शूटिंग कहाँ पे दिक्कत हुई है वो पता करना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। 1 2 3 4 4 कनेक्शन है, अब ये पूरा वायर में कहाँ पे कौन सा तार में कटी हुई है, क्यों कनेक्शन वीक है, ये पता लगाने के लिए पूरा हर एक वायर को चेक करना पड़ेगा। तो ट्रबल शूटिंग मतलब दिक्कत कहाँ हो रही है वो पता लगाना थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें। कोई भी नया कनेक्शन अगर बीच में ऐड करना है या फिर रिमूव करना है तो उसमें भी दिक्कत होगी, क्योंकि पूरे कनेक्शन को फिर से चेक करना पड़ेगा और इसे फिर से सेट करना पड़ता है, और ये सिक्योर भी नहीं है रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी जैसे कि इसका नाम है, एक डिवाइस बीच में रहता है, इससे 2 डिवाइसेस कनेक्टेड है, और इससे फिर हमारे 2-2 करके डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो इस टाइप से ट्री टोपोलॉजी काम करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 नंबर डिवाइस को ये 3 नंबर में भेजना है डेटा, तो ये 4 नंबर 3 को भेजे, ये 4 नंबर जो है 2 डिवाइस को भेजेगा, 2 जो 1 को भेजेगा, और फिर 1 3 को भेजेगा। तो इस टाइप से काम करता है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक टाइप से स्टार टोपोलॉजी ही कहा जा सकता है इसको। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक डिवाइस है, स्टार टोपोलॉजी में क्या था, एक डिवाइस था, वो मल्टीपल दूसरे दूसरे डिवाइसेस को कनेक्शन दे रहा था। तो यहाँ पे अगर देखिए तो ये एक स्टार टोपोलॉजी का सेंट्रलाइज्ड हब है, ये 2 को दिया हुआ है कनेक्शन, और फिर इस 2 ने और भी ज्यादा 2 को कनेक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ये 3 और 4 भी तो हो सकता था, डिवाइस 3 और 4 को भी कनेक्शन दे सकता था। तो ट्री टोपोलॉजी जो है एक टाइप से स्टार टोपोलॉजी ही है, बस वो हायरार्की में रहता है। ये हायरार्की 1 में है, ये दोनों हायरार्की 2 में है, और ये हायरार्की 3rd में। ठीक है, तो इसे हम लोग ट्री टोपोलॉजी कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी जो है DHCP और SSC प्रोटोकॉल्स को यूज करता है। ठीक है, एडवांटेजेस ये है कि इसमें काफी ज्यादा नंबर ऑफ डिवाइसेस नोड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, जितने ज्यादा चाहे आप उतना ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एरर कहाँ आ रही है वो पता लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर सपोज कि 5 नंबर में डिवाइस नहीं शो कर रहा है तो हम लोग 2 और 5 के कनेक्शन को चेक करेंगे डायरेक्ट, ये अगर सही रहेगा तो फिर
हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर सिर्फ 5 नंबर काम नहीं कर रहा तो हमको समझ में आ जाएगा कि 2 और 5 जो डिवाइस है इसमें इशू आ रही है। अगर 4 और 5 दोनों डिवाइसेस में इशू आ रही है तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि डिवाइस 2 ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, वो एरर डिटेक्शन काफ़ी आसान है और एरर करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल हब, ये मेन सेंट्रल हब अगर ये फेल हो गया तब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इसका केबलिंग का कॉस्ट काफ़ी हाई होता है और एक नया डिवाइस को ऐड किया गया तो उसको कॉन्फ़िगर करने में थोड़ा मुश्किल होती है। लेकिन हाँ, काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेज़ में ऐड हो सकते हैं, जितना आप डिवाइसेज़ चाहे उतना ज़्यादा। नेक्स्ट आपका सबसे लास्ट टोपोलॉजी है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि 2-4 अलग-अलग प्रकार की टोपोलॉजी या फिर 2-4 अलग-अलग तरह के वेरिएंट्स को ऐड कर देना, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक बस टोपोलॉजी की तरह एक वायर गया है ना? ये एक पैन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक पैन है मतलब इंडिविजुअल है, ठीक है। ये आपका कौन सा टोपोलॉजी है बताइए, तो ये आपका रिंग टोपोलॉजी है। ये कौन सा टोपोलॉजी है बताइए आप हमें, बताइए ये कौन सा है। ये आपका है स्टार टोपोलॉजी और ये भी आपका स्टार टोपोलॉजी है, ठीक है। तो रिंग हो गया स्टार टोपोलॉजी और ये पर्सनल एरिया नेटवर्क और ये बीच में ये आपका बस टोपोलॉजी बीच में आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे अलग अलग टोपोलॉजी एक साथ एडेड है, ये कंबाइंड है हाइब्रिड तरह से। तो इसे को हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसा आपको काम चाहिए वैसा आप टोपोलॉजी वैसा आप कनेक्शन बना सकते हैं जहाँ पे ज्यादा चाहिए। अगर मानिए कि अगर यहाँ पे एक और इसको दो, अगर ये दोनों कंप्यूटर के बीच में हमें हाई स्पीड चाहिए तो अगर मानिए कि तीसरा नंबर भी यहाँ पर, तो इन लोगों के बीच में हम लोग ने डायरेक्ट मेश टोपोलॉजी बना दिया, है ना। 4 नंबर भी जोड़ देते हैं, मेश टोपोलॉजी बन गया। अगर यहाँ पे उतना हाई स्पीड हमें नहीं चाहिए तो हमने स्टार टोपोलॉजी लगाया। अगर इन चारों में आपस में हमको हाई स्पीड चाहिए तो हमने इसको मिस यूज कर लिया। तो जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा टोपोलॉजी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, इसलिए काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और एक नया डिवाइस को ऐड करना काफी ज्यादा आसान है, आप डिवाइस ऐड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इसका आर्किटेक्चर को डिजाइन करना काफी ज्यादा टफ है। कहाँ पे किस टाइप से लगेगा, कौन सा डिवाइस किसमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कौन से डिवाइस को हाई स्पीड, कौन से डिवाइस को लो स्पीड भी चलेगा, ये सारी चीजें प्लानिंग करना आर्किटेक्चर को काफी ज्यादा टफ पड़ता है। हब को यूज किया जाता है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और इसमें काफी ज्यादा केबल्स का भी यूज किया जाता है। अगर सिर्फ बस टोपोलॉजी यूज कर लेते तो फिर काफी कम वायरिंग और केबलिंग का जरूरत पड़ता, बट क्योंकि ये हाइब्रिड है तो काफी ज्यादा केबल का यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था टोपोलॉजी के बारे में। अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसमें ओपन का मतलब है कि आप कह सकते हैं नॉन प्रोप्राइटरी। इसमें क्या होता है, ओएसआई मॉडल में आपके 7 लेयर्स होते हैं। हर एक लेयर का एक अलग अलग अपना अपना फंक्शनैलिटी होता है जो वो परफॉर्म करते हैं। हर 7 लेयर जो है एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके डेटा को ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे से, एक इंसान से दूसरे इंसान को, या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेट या फिर पूरे दुनिया को, ठीक है। ओएसआई मॉडल का इजाद जो है आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने किया था 1984 में। ओएसआई जो है एक प्योरली थ्योरेटिकल फाउंडेशन है, याद रखिएगा इसको। ये एक थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। इससे क्या है कि हम लोग नेटवर्क कम्युनिकेशन को समझते हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली किसी भी रियल वर्ल्ड नेटवर्क हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये बस एक थ्योरी है, ओएसआई मॉडल एक थ्योरी है, ठीक है। ओएसआई मॉडल जैसे मैंने कहा 1984 में आईएसओ कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये एक रेफरेंस फ्रेमवर्क है। रेफरेंस के लिए जैसे हम लोग कुछ पढ़ाई करते हैं ना, वैसे एक रेफरेंस है। मतलब इससे देख के हम लोग कुछ चीजों को समझते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक्सप्लेन किया जाता है डेटा कैसे ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा अलग अलग कंप्यूटर्स के बीच में। और ओएसआई मॉडल को 7 लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, एक दूसरे से मिलके वो एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं और एक काम को अंजाम देते हैं और एक सिस्टमेटिक अप्रोच से नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ओएसआई मॉडल में क्या क्या होता है। ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होता है। ये 7 लेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका सेंडर
और रिसीवर दोनों के लिए ये काम करता है। ठीक है, अगर सेंडर कोई मैसेज भेजा तो वो 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्म में ये लेयर काम करेगा। रिसीवर जब उसने रिसीव किया तो वो 7 4 6 3 2 1 इस टाइप से काम करेगा वो। ठीक है, इन हर एक लेयर्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, उसमें हमने कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो डेटा फ्लो ओएसआई मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले होता है आपका एप्लीकेशन लेयर, जो कि डेटा के लिए एप्लीकेशन को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अभी प्राइमरली इसका काम देख लेते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है, डेटा को फॉर्मेट किया जाता है और इनक्रिप्ट किया जाता है। सेशन लेयर, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जाता है दो कंप्यूटर्स के बीच में जहां पे डेटा जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर वो आपको सेशन देता है, वो आपका पाथ देता है जिससे आपका डेटा जाएगा। नेटवर्क लेयर जो है हर एक डेटा को पैकेट में पैकेज करता है और उसको रूट किया जाता है। डेटा लिंक लेयर जो है हर एक पैकेट को फ्रेम किया जाता है और नेक्स्ट डिवाइस में भेजता है। फिजिकल लेयर क्या करता है, उन फ्रेम्स को फिर कन्वर्ट करता है बिट्स में और फिर आगे जाके ट्रांसमिट करता है। ठीक है, एक जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग काम देख लेते हैं इसको एक एग्जांपल के साथ, कि एक लड़का है लूफी, उसका फ्रेंड है जोरो। ठीक है, याद रखिए दो नाम लूफी और जोरो, ये कार्टून आता है उसका एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं। वन पीस नाम से एक कार्टून है, अच्छा वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स में आया हुआ है, तो मैंने उसी से एक एग्जांपल लिया हुआ है, नाम लिया हुआ है बस। तो लूफी जो कि एक्टर है, हीरो है, और जोरो उसका फ्रेंड है। तो लूफी को एक मेल भेजना है जोरो को। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप क्या है कि लूफी ने ईमेल लिखा, जैसे जीमेल या फिर आउटलुक में एक ईमेल उसने लिखा। ठीक है, ईमेल लिखा भेजने के लिए। तो वो जो ईमेल लिखा, ये आपका लेयर 7 जो आपका एप्लीकेशन लेयर है, जो एप्लीकेशन को यूज करके उसने ईमेल लिखा है, तो वो हुआ आपका काम एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 में क्या हुआ, जो मेल उसने लिखा है, जो उसने मेल प्रिपेयर किया है, उसमें एन्क्रिप्शन ऑफ डेटा हुआ, ताकि वो मेल आगे किसी को भी जाएगा तो वो बीच में हैक करके उस डेटा को लीक ना कर दे। जो मेल हम लोग एक दूसरे को भेज रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर होना चाहिए और इनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो ये काम आपका सिक्स्थ आपका प्रेजेंटेशन लेयर किया। तो प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, उसने उस मेल को इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या हुआ कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ सेंडर और रिसीवर के बीच में, कि हाँ ये जो है लूफी है, ये मेल जाना है जोरो को। ठीक है, तो एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। जैसे कि हम लोग वीडियो कॉल करते हैं तो पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है आपके और मेरे बीच में, उसके बाद फिर वीडियो कॉल स्टार्ट होता है। तो स्टेप 3 जो है, जैसे मैंने आपको कहा, सेशन लेयर जो है एक आपका सेशन क्रिएट किया मेल भेजने के लिए। ठीक है, हर एक वीडियो कॉल में एक सेशन क्रिएट होता है, उस टाइप से सेशन क्रिएट हुआ। अब सॉरी, अब क्या है कि ईमेल को छोटे छोटे पार्ट्स में, डेटा में ब्रोक कर दिया गया, छोटे छोटे पार्ट्स में, और उसमें एक एक सीक्वेंस लगा दिया गया एरर चेकिंग के लिए। जैसे कि अगर एक मेल हमने भेजा है, सपोज मेल का नाम है हेलो, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि पहले एच भेजा, फिर ई भेजा, फिर एल भेजा, फिर एल भेजा, फिर ओ भेजा। ये टुकड़ों में 5 टुकड़ों में इसको पैक कर दिया गया, और पैक करने के बाद सीक्वेंस नंबर भी लगा दिया गया कि ये 1 नंबर है, ये 2 3 4 और ये 5 है, ताकि अगर उधर जिसको मैसेज रिसीव हुआ है वो पहले लगा सके, उसको एच मिल गया, एल एल ओ ई सब मिल गया। अब वो उसको सजाएगा कैसे, तो वो एच, क्योंकि इसमें 1 लिखा है, इसमें 2 लिखा है, इसमें 3 4 और 5 लिखा है, तो वो ऐसे करके वो सजा सकता है कि अच्छा मैसेज में हेलो आया है। तो सीक्वेंस नंबर को यूज करके मैसेज को सजाया जाता है। ये सीक्वेंस नंबर कौन देता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेक्स्ट आपका नेटवर्क लेयर क्या करता है, पैकेजेस में एड्रेसिंग कर देता है, और कौन सा बेस्ट रूट है उस डेटा को सेंड करने के लिए, मतलब कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करके वो डेटा सेंड होगा, वो सारा सेटिंग कर दे रहा है। ठीक है, ये काम कौन कर रहा है, नेटवर्क लेयर चुन रहा है कि कौन सा बेस्ट रूट है, कौन सा बेस्ट प्रोटोकॉल है जिसको यूज करके ये डेटा ट्रांसफर होगा जोरो को।
ठीक है। नाउ उसके बाद फिर डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर क्या करता है कि हर एक डेटा का जो पैकेट्स है, एक एक पैकेट जो ये आपका है, ये जो पैकेट्स है इसको हर एक फ्रेम में इनकैप्सुलेट कर दिया है। ठीक है, हर एक डेटा को इनकैप्सुलेट कर दिया गया, इसको पैक कर दिया है बॉक्स के अंदर। और उसमें मैक एड्रेस भेज दिया गया कि ये डिवाइस है। हर एक फिजिकल डिवाइस का एक फिजिकल नंबर होता है जिसे हम लोग मैक एड्रेस कहते हैं। आपका मोबाइल, कंप्यूटर, हर एक का एक मैक एड्रेस होता है जो कि मैन्युफैक्चरर दिया रहता है। तो वो एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का। तो वो एड्रेस इसमें रख दिया जाता है कि हाँ, ये फलाना एड्रेस है, यहीं पे जाकर आपको मैसेज ट्रांसफर करना है। एड्रेस मैच करेगा तभी आपका जो है मैसेज डिलीवर होगा, अदरवाइज मैसेज डिलीवर नहीं होगा। तो ये काम करता है डेटा लिंक लेयर। ठीक है। स्टेप 7 में क्या होता है कि वो फ्रेम्स जो है इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट में, डेटा फॉर्मेट में आपका 010101 फॉर्मेट में, ठीक है, आगे इथरनेट केबल या फिर वाईफाई के द्वारा रिसीव होता है जोरो को। और जोरो जो है यही 7 लेयर्स को फिर वापस से चलाता है। ठीक है। जैसे हमने कहा, एप्लीकेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हुआ, फिर नेटवर्क लेयर का काम हुआ, फिर फिजिकल लेयर का काम हुआ। तो ये मैसेज भेजने के लिए काम हुआ था। और मैसेज रिसीव करने के लिए रिसीवर में वो सबसे पहले फिजिकल लेयर काम करेगा, उसको मैसेज मिला। ठीक है। फिर ये सब उल्टा उल्टा काम होगा। फिर ये लास्ट में जो है क्लाइंट आउटलुक या फिर जीमेल हो गया, इसमें आपको मेल दिख जाएगा। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल के बारे में। पेन का कलर ओके ब्लू ही ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ओएसआई मॉडल के बारे में पढ़ाई किया। ओएसआई मॉडल जो था वो खास करके हम लोग बोलते हैं ना कि थ्योरेटिकल मॉडल है। उसमें हम लोग ज्यादा थ्योरी ही यूज करते हैं, प्रैक्टिकली उसको हम लोग उतना इम्प्लीमेंट नहीं करते, उतना यूज नहीं करते हम लोग। प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो असल में टीसीपी आईपी मॉडल को यूज करते हैं। ठीक है। आप अभी अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में जो भी मॉडल यूज करें वो टीसीपी आईपी ही यूज करें। टीसीपी आईपी मॉडल जो है वो एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये जो आपका कोर प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, ये मॉडल डिफाइन करता है कि कोई भी डेटा नेटवर्क में कैसे आपका ट्रांसमिट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा। ठीक है। काफी ज्यादा रिलायबल कम्युनिकेशन है बिटवीन दो डिवाइसेस के बीच में। इसके 4 लेयर होते हैं। जैसे कि ओएसआई मॉडल में हम लोगों ने देखा था 7 लेयर्स थे ना। ठीक है, इसमें 4 लेयर है। हर एक लेयर के अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि आपका ओएसआई मॉडल में था सेम उसी टाइप से। ठीक है, और हर एक का अपना कार्यभार अलग अलग रहता है। टीसीपी आईपी क्या करता है? टीसीपी आईपी जो है कंप्यूटर में डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजता है। मेन कंडीशन ये है इस प्रोसेस का कि ये काफी ज्यादा रिलायबल है और एक्यूरेट है, जिसकी वजह से रिसीवर को सेम वही इंफॉर्मेशन पहुंचता है जो कि सेंटर ने भेजा था। ठीक है। इसको इंश्योर करने के लिए हर एक मैसेज जो है डेस्टिनेशन में पहुंचा है कि नहीं, टीसीपी आईपी चेक करता है और हर एक डेटा को डिवाइड करता है छोटे छोटे पैकेट्स में। फिर जब वो सेंटर के पास पहुंच जाता है, उन सब के सब पैकेट्स को कंबाइन करके उसका एक्यूरेसी को मेंटेन करता है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था कि अगर आपने एक सेंटेंस भेजा हुआ है, सपोज कि हेलो आपने भेजा हुआ है, तो एच अलग जाएगा, ई एल एल ओ अलग अलग जाएगा और वहां पे जाके वो जुड़ जाएगा आपका हेलो। तो ये जो है 1 2 3 4 5 ये लोग ऐसे नंबरिंग कर देते हैं कि ये नंबर ऑफ आपका अल्फाबेट से पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये डेटा आएगा। डेटा पैकेट ये वाला पहले रहेगा, फिर ये वाला डेटा पैकेट रहेगा। फिर रिसीवर के पास जाके वो सारे के सारे डेटा पैकेट्स 1 2 3 सीरियली जो है वो अरेंज करके डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा बना दिया जाता है। टीसीपी आईपी जो कॉन्टेक्स्ट है ये पूरा रियल वर्ल्ड में यूज किया जाता है, फिजिकल मीडिया नेटवर्क टेक्नोलॉजीज में यूज होता है। ठीक है। इसका मैं आपको ये दिखाता हूँ आपको, पहले डायग्राम आप देख के समझ लीजिए। ये था ओएसआई मॉडल और ये है टीसीपी आईपी मॉडल। ओएसआई मॉडल में एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये तीनों था। तो ये तीनों को ही कंबाइन करके यहाँ पे टीसीपी आईपी में एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया है। मतलब यही एप्लीकेशन लेयर में प्रेजेंटेशन लेयर भी है, सेशन लेयर भी है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर जो है वो नेटवर्क लेयर है। डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को यहाँ पे नेटवर्क एक्सेस लेयर का नाम दिया गया है टीसीपी आईपी में। सो यहाँ पे जो 7 लेयर्स थे उसको इसने छोटा करके 4 लेयर में काम कर लिया है। ठीक है।
अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं कि क्या कौन सा लेयर कैसे काम करता है। डिफरेंस उसके बाद पढ़ाई करेंगे, पहले मेनली देख लेते हैं इसका काम, ठीक है। चलिए, सबसे पहले नेटवर्क एक्सेस लेयर, ये नीचे वाला नेटवर्क एक्सेस लेयर, इसमें ग्रुप ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। इस ये जो लेयर है ये रिस्पॉन्सिबल है डेटा जनरेट करने के लिए और कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। ये सेंडर के बिहाफ में काम करता है और रिसीवर के बिहाफ, दोनों के बिहाफ में ही काम करता है। एक पैकेट में, एक पैकेट प्रोटोकॉल में इन केस टीसीपी आईपी जो है नेटवर्क, इसमें एक्सेस लेयर, जो नेटवर्क एक्सेस लेयर है, कोई भी एरर मिलता है तो ये इस लेयर से ही उस एरर को ढूंढता है। ये पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल फ्रेमिंग इंटरनेट आई ट्रिपल 802.2 फ्रेमिंग जो है, ये एक एग्जांपल है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेट और नेटवर्क लेयर। इंटरनेट और नेटवर्क लेयर जो है आपका, इंटरनेट और नेटवर्क लेयर जो है आपका, कोई भी जैसे डेटा ट्रांसफर करना है तो वो कौन से प्रोटोकॉल को यूज करके डेटा ट्रांसफर करेगा, ये सारी चीजें, जितने भी लॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डेटा है पूरे इंटायर नेटवर्क में, इस सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेन प्रोटोकॉल्स कौन कौन से, जैसे आईपी प्रोटोकॉल होता है, आईसीआईपी, एआरपी प्रोटोकॉल, ये तमाम प्रोटोकॉल्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसलिए मैं ये सबको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने प्रोटोकॉल वाला लेक्चर मेरे देखे हुए हैं, लास्ट लेक्चर, तो आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं आपको बस इंटरनेट लेयर के बारे में बता दे रहा हूँ। इंटरनेट लेयर जो है यही डिफाइन करता है कि आपका डेटा कौन सा नेटवर्क, कौन सा प्रोटोकॉल को यूज करते हुए जाएगा। और नेटवर्क प्रोटोकॉल लेयर जो है वो आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयर को यूज करता है, जो कि इंटरनेट को डिफाइन करता है, ठीक है। और वो कोई भी डेटा का छोटा छोटा पैकेट्स बनाता है जो कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में सेंड होगा, और उसको एक यूनिक आईपी एड्रेस दे दिया जाता है हमेशा। तो प्लानिंग, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कैसे जाएगा डेटा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, उस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या होगा, इस डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या है, कौन से रूल्स, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा, ये सारा का सारा आपका जो है इंटरनेट और नेटवर्क प्रोटोकॉल देखता है। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के बारे में, ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हर एक डेटा को टुकड़ा टुकड़ा में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और हर एक टुकड़ा को चेक भी करता है, एक्नॉलेज करता है, हर एक डेटा को एक रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट देता है, और चेक करता है कि सारा पैकेट्स, डेटा पैकेट्स जो है सही से गया है कि नहीं, सही ऑर्डर में गया है कि नहीं, एच के बाद ई एल एल ओ इसी फॉर्मेट में गया है, या फिर एच ओ एल एल ई होली हो गया है। तो ये सारी चीजें चेक करता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी और यूडीपी, ये दो प्रोटोकॉल्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन लेयर हो जाता है। एप्लीकेशन लेयर जो है ये आपका ओएसआई मॉडल में जैसे है, सेम इसी तरह से ये एंड टू एंड आपका कम्युनिकेशन और एरर फ्री डिलीवरी ऑफ डेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और ये जो है तीन प्रोटोकॉल्स को यूज करते हैं, एक तो HTTP, SSH और NTP। ये तीनों प्रोटोकॉल के बारे में भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको मैं भी एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब जो है हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कि टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में फिजिकल लेयर क्यों नहीं है। फिजिकल लेयर, आपने देखा कि टीसीपी आईपी में फिजिकल लेयर नहीं है यहाँ पे। ये जो फिजिकल लेयर जो ओएसआई मॉडल में है, ये आपका टीसीपी आईपी में नहीं है। तो इसका कारण क्या है, तो सिंपल सा कारण है, एक सेकेंड। तो टीसीपी आईपी, हाँ रिकॉर्डिंग चल चल रही है, ओके। फिजिकल लेयर जो है वो टीसीपी आईपी मॉडल में नहीं है, क्योंकि डेटा लिंक लेयर जो है वही आपका टीसीपी आईपी में जो फिजिकल लेयर का काम डेटा लिंक लेयर ही कर देता है। डेटा लिंक लेयर जो है वो आपका, डेटा लिंक लेयर जो है वो आपका कनेक्शन थ्रू करता है कि कैसे आपका, वो एक फिजिकल लेयर होता है, ठीक है। फिजिकल लेयर की जरूरत आपका टीसीपी आईपी में नहीं है। ये अलाउ करता है, टीसीपी आईपी खुद में ही फ्लेक्सिबल होता है, ये अडेप्ट कर सकता है अलग अलग टाइप के फिजिकल कनेक्शन को, जैसे कि इथरनेट, वाईफाई, फाइबर ऑप्टिक्स। ये सारी टेक्नोलॉजीज जो है आपका टीसीपी आईपी में ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता ही है। तो इसे
फिजिकल लेयर की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं कि टीसीपी/आईपी और ओएसआई मॉडल में डिफरेंस क्या है। टीसीपी/आईपी जो है ये रिफर करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को, टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओएसआई का है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। टीसीपी/आईपी दोनों सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर को एप्लीकेशन लेयर में ही यूज कर लेता है, और ओएसआई मॉडल सेशन लेयर अलग और प्रेजेंटेशन लेयर अलग यूज करता है। ठीक है। टीसीपी/आईपी जो है कनेक्शनलेस और हॉरिजॉन्टल अप्रोच है, जबकि ओएसआई मॉडल एक वर्टिकल अप्रोच होता है। टीसीपी/आईपी जो है वो हमेशा चेक करता है ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, वो प्रोवाइड नहीं करता है कि एश्योरेंस की डिलीवरी ऑफ पैकेट सही से हुआ है कि नहीं। ओएसआई मॉडल में ये एश्योरेंस करता है कि डिलीवरी ऑफ पैकेट सही से हुआ है। ठीक है। टीसीपी/आईपी को उसकी जरूरत नहीं, उसका ट्रांसपोर्ट लेयर में ऑलरेडी ये चीज इंक्लूडेड रहती है। प्रोटोकॉल जो है वो रिप्लेस नहीं किया जा सकता टीसीपी/आईपी में, जबकि ओएसआई मॉडल में प्रोटोकॉल्स को बेटर कवरेज मिलती है और इजी रिप्लेसमेंट भी है। अगर आप एक प्रोटोकॉल को यूज नहीं करना चाहते, दूसरे प्रोटोकॉल को यूज करना चाहते, तो दैट इज पॉसिबल इन ओएसआई, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन टीसीपी/आईपी। तो टीसीपी/आईपी का मॉडल लेयर जो है सिर्फ प्रोवाइड करता है आपको कनेक्शन लेस आईपी एड्रेसेस टीसीपी को। कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज जो है वो आपका ओएसआई मॉडल प्रोड्यूस करता है। ठीक है। तो यही था आपका ओएसआई और टीसीपी/आईपी के बारे में, और ये आपका नेटवर्क के बारे में सेकेंड लेक्चर था। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ओके। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क का थर्ड लेक्चर में हम लोग पढ़ाई करने वाले क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और फिर हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं अलग अलग क्रिप्टोग्राफी के बारे में, और जो भी हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ाई किया है, क्रिप्टो करेंसीज, ये सारी चीजें IEEE इसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं, और जो भी आपके कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की हुई है, इससे जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है, तो वो सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।